महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे कोपरगांव नाम का एक छोटा सा गांव पड़ता है। तकरीबन 2.5 लाख की आबादी वाले इस गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गोदावरी नदी के किनारे बेहोश हालत में एक लड़की पाई गई। कौन थी वो लड़की, कहां की रहने वाली थी, इस हालत में कैसे पहुंची, क्या थी उसकी कहानी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लड़की अपनी कहानी बताने के लिए जीवित बच पाई? इस लड़की का बचना अपने आप में एक चमत्कार है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई नदी की धारा के साथ 12 घंटे बहने के बाद भी डूबे नहीं तो इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि लड़की नदी की धारा के साथ ही बह के आई? इसके 2 कारण हैं। पहला, लड़की की त्वचा से साफ पता चलता है कि लड़की कम से कम 12 घंटे पानी में रही, और दूसरा कारण, इसके हाथ और पांव पर कई जगह चोटें और घाव है जो बताते हैं कि लड़की ने तैरते वक्त पानी में इसके हाथ पैर पत्थरों से टकराए हैं। घाव मारपीट के भी तो हो सकते हैं। ये घाव वैसे नहीं, ये घाव तो पत्थरों से छिलने पर ही बने हैं। और मेन बात यह कि इसके सर के ठीक पीछे एक बड़ा घाव है, उसी घाव की हमें सबसे ज्यादा चिंता है। मतलब वो सर का घाव भी नदी में ही बना है? हो सकता है कि पानी में बहते समय इसका सर बहुत तेजी से किसी पत्थर से टकराया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि घाव पहले बना हो और ऊपर से उठाकर पानी में फेंक दिया हो। डॉक्टर, ये सुसाइड अटेम्प्ट भी तो हो सकता है। शायद, तो राइट। लेकिन अगर ऐसा है तो इस लड़की का पहला सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है, इसने पहले भी कोशिश की। तो क्या पहले भी सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है? इसकी कलाई पर काटे जाने के निशान साफ बने, कोई पुराना घाव होगा। दिल्ली से मिली लड़की को होश आ गया है। ओके, थैंक यू। बाकी आपको लड़की से पूछ लीजिए। कम। जी, मैं हूं डॉक्टर पारेख, ये इंस्पेक्टर पाटिल और ये हेड कांस्टेबल आपटे। ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी परमिशन है? जी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? मुझे पता नहीं। तुम्हें पता है तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम यहाँ कैसे पहुंची, कुछ याद है? तुम्हारा घर कहाँ है, किस गांव में है? मुझे याद नहीं। तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? आपकी उम्र क्या है? आप शरीर पे ये घाव कैसे बने, कुछ याद रखो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? मुझे बताइए, मैं कौन हूँ? आप लोग बाहर आइए। आप लोग बाहर आइए। मुझे सर, प्लीज। बताइए, मैं कौन हूँ? मुझे बताइए। गोदावरी नदी के किनारे बेहोश हालत में जो लड़की पाई गई थी वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। ऐसे में पुलिस के लिए उसका पता ठिकाना जान पाना बेहद मुश्किल हो गया था। पुलिस ये तक तय नहीं कर पा रही थी कि इस मामले में कोई अपराध हुआ है या नहीं। कोपरगांव सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि वो लड़की रेट्रोग्रेड मेमोरी लॉस से पीड़ित थी, जिसमें इंसान अपने अतीत की बातें भूल जाता है। इस लड़की को जो बीमारी है उसे मेडिकल साइंस में रेट्रोग्रेड मेमोरी लॉस कहते हैं। इसमें इंसान अपना भूतकाल यानी अपना पास्ट भूल जाता है। अब कुछ केसेस में तो सिर्फ थोड़ी बहुत याददाश्त जाती है, जैसे कुछ नाम, दोस्तों के नाम या रिश्तेदारों के नाम। पर सीरियस केसेस में इंसान अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा, यहाँ तक कि कभी कभी पूरा जीवन भर तक कुछ याद नहीं कर पाता। अच्छा, ये लड़की कितना कुछ भूल चुकी है? ये अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भूल चुकी है, पर अभी ये पूरी तरह से लाइलाज नहीं है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे केसेस में व्यक्ति की याददाश्त समय के साथ साथ वापस आने लगती है और उसकी आंखों के सामने उसके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं की प्रतिबिंब, कुछ छवियां आती हैं। शुरू में तो वो इन छवियों को सही तरह से परिभाषित नहीं कर पाता, पर वक्त के साथ साथ उसे सब घटनाएं, सारे नाम, पते सब याद आने लगते। इसमें टाइम कितना लगेगा? अब कितना समय लगेगा, इसमें ऐसा है कि ये कुछ दिन में भी ठीक हो सकता है और नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता है और घड़ी की सुई टस से मिस नहीं होती है। इसमें हम अपनी ओर से क्या मदद कर सकते हैं? आप ज्यादा मदद तो नहीं कर सकते, पर जो बेसिक चीजें हैं जैसे अखबार, संगीत, किताबें, लोगों से मिलना जुलना, इन्हें घुमाना, ये सब इस रोग को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, लड़की सच बोल रही? सच में इसकी याददाश्त ऑफ हो गई? डॉक्टर को तो यही लग रहा है सर। मुझे भी लग रहा है कि लड़की सच बोल रही है सर। केस क्या बनाए? अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू सुसाइड, क्या? सर अभी गुमशुदगी का केस फाइल कर लेते हैं ना। लेकिन एफआईआर पर सिग्नेचर कौन करेगा? इसे तो अपना नाम तक याद नहीं। गोठा लगा देगी सर, बाकी आगे देख लेते हैं। देख ले आपने, फॉलोअप तो तुझे करना होगा। जी सर। तुम शादीशुदा हो?
क्या हुआ? दिमाग में कोई तस्वीर उभरी? वो मुझे गले लगा रहे हैं। जो प्यार, वो अपनापन महसूस हुआ, वो एक पति से ही मिल सकता है ना। ये मंगलसूत्र याद है तुम्हें? जब तुम मुझे मिली थी तो ये तुम्हारी गर्दन में फंसा हुआ था। कुछ आधा अधूरा सा याद आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे दो। दिमाग पे ज्यादा जोर देने से कोई फायदा नहीं। जिन कपड़ों में तुम मुझे मिली थी, उन कपड़ों पे नवीन टेलर्स के नाम का लेबल था। नवीन टेलर्स, इस नाम से तुम्हें कुछ याद आया? कोई गांव, शहर जो इस नाम से जुड़ा हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं। अब मैं ना कुछ शहरों और गांवों के नाम लूंगा जो गोदावरी कोपर गांव से पहले आते हैं। तुम्हें किसी भी नाम से कुछ भी याद आए तो मुझे रोकना। कोल्पेवाड़ी, माहीगांव, बहादुरपुर, बैजापुर, श्रीनगर, संगमनेर। बस आज के लिए इतना ही। तुम आराम करो, मैं चलता हूं। आप कल वापस तो आएंगे ना? पक्का आऊंगा। आप जब अपनी डायरी में मेरे बारे में लिखते हैं तो मेरे नाम की जगह क्या लिखते हैं? गोदावरी, क्योंकि मैं गोदावरी के किनारे मिली थी इसलिए। हाँ, अच्छा नहीं लगा तो बदल देता हूं। नहीं, अच्छा नाम है गोदावरी। कौन है ये लड़की? ना जान ना पहचान, क्या करूंगी मिलके उसे? अरे दो चार अपनी सुनाना, एक दो उसकी सुन लेना, और कुछ बात नहीं। मैंने तो मौसम के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसे अच्छा लगेगा कि कोई उससे मिलने आया। खुश होगी ना तो याद करने में आसानी होगी। सुना, हाँ। गोदावरी, सुधा, ये मेरी नई दोस्त गोदावरी। ये मेरी पत्नी है सुधा। नमस्ते। ये कुछ किताबें लाया हूं, इनको पढ़ना। और ये हलवा सुधा ने अपने हाथों से बनाया। पहले भी खाया होगा तुमने? जी। मुझे गजल सुनना पसंद नहीं है। पुराने हिंदी नगमे पसंद हैं? इसमें एफएम है, उस पे सुनो। लगाओ, कान पे लगाओ। एक गली सी है, इसके आसपास बिल्डिंग्स है, वहीं हम रहते थे। ये कौन सी है मुझे याद नहीं आ रहा। एक घर है, दो कमरे हैं, एक किचन है, बेडरूम है, कुछ लोग आ जा रहे हैं। एक पति भी है वहां, और भी कुछ लोग हैं। मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे याद नहीं आ रहा। बस बेटा, बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रही है और तू देखना, जीत तेरी ही होगी।
के उस लड़की की याददाश्त वापस लौटने लगी थी और दामोदर आप्टे उसकी बताई सब बातें अपनी डायरी में नोट करते रहते थे। उनका अब यही प्रयास था कि किसी भी तरह याददाश्त की इन टूटी फूटी कड़ियों को जोड़कर उस लड़की की पहचान का कोई निश्चित प्रमाण जुटा सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा मुझे लाओ। मेरा बच्चा मुझे चाहिए। बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं माँ हूँ उसकी। मेरे बच्चे को मेरे पास ले। वो मेरे बिना नहीं जी पाएगा। नहीं, मुझे मेरा बच्चा। देखो वो औरत मेरे बच्चे को लेके जा रही है। मेरे बच्चे को लेके जा रही है। मुझे उसके बच्चे को छोड़ो। मुझे छोड़ो। मुझे बच्चे के भाई आधी रात को उस लड़की ने पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया। वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। क्या गोदावरी सच में किसी बच्चे की माँ है? हाँ, वो अभी भी अपने बच्चे को दूध पिलाने की अवस्था में है। 2 महीने हो गए इस लड़की को मिले हुए। नदी के ऊपर 50 किलोमीटर के आसपास के सभी गांव, सभी शहर और सभी पुलिस स्टेशन में हमने तहकीकात करके देख लिए। कहीं भी किसी भी औरत के लापता होने की खबर नहीं मिली और ना ही वो कोई नवीन टेलर मिला है, ना ही कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाही देने आया है। अब आप तू ही बता, मैं इस फाइल को बंद क्यों ना करूं? नहीं सर, अभी तो उसे नाम तक याद आने लगे हैं सर। कल ही उसे याद आया कि उसके पति का नाम रवि है। इसको अपना नाम तक तो याद नहीं, हाँ अपने पति का नाम जरूर याद है। कभी कभी तो मुझे तेरी इस गोदावरी पर शक होता है। या तो ये कोई मेंटल केस है या फिर ये तुझे सॉलिड टोपी पहना रही है। माफी चाहता हूं सर, लेकिन मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूं। आपटे तू इन लड़कियों को जानता नहीं है। एक पति 2 बॉयफ्रेंड, सब नॉर्मल चलता है। कोई कांड करके भागी है और अब तेरे कंधे पर चढ़कर मेला देखना चाहती है। वैसे भी सरकार भी इसका खर्चा नहीं उठाना चाहती। जहां एक और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेज उसे काबू में रखने में असमर्थ साबित हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर पुलिस कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से केस की फाइल बंद करने जा रही थी। ऐसे हालात में हेड कांस्टेबल आप्टे के अलावा उस लड़की का कोई और सहारा नहीं बचा। हेड कांस्टेबल आप्टे का भी उसके साथ एक भावनात्मक लगाव हो गया था और जब हॉस्पिटल ने उस लड़की को दरकिनार करना चाहा तो आप्टे उसे अपने घर ले आए। सुधा, सुधा आई। इसे आज से अपना ही घर समझना बेटा, और सुधा को अपनी आई और मुझे अपना बाबा। अरे ऐसी ही है ये। तो चिंता मत कर। हाँ? आप किसी अनजान लड़की को ऐसे घर कैसे ला सकते हो? उसे पूछना तो चाहिए था। सुधा धीरे बोल, सुन ले क्यों? सुनती है तो सुन ले। सुधा, तो और क्या करता मैं? सरकारी आश्रमों का हाल तो तू जानती है ना। अपने मन में कुछ तो दया रख। कौन है, किस खानदान से है, सच में भूल गई या नाटक कर रही है? सही और गलत की परख है मुझे। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। गोदावरी, 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 तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बाबा, ये न्यूज़ में जो गली दिखाई जा रही है वहीं पर मेरा घर था। थाने में है ये जगह। तेरी सटक गई आपटे। 15 दिन की छुट्टी चाहिए, वो भी थाना जाने के लिए। अरे कहाँ गोदावरी, कहाँ थाना? सीता को ढूंढना है तो लंका जाओ। कश्मीर में सीता थोड़ी ना मिलेगी। सर, इस हफ्ते में पुलिस फोर्स में अपने 30 साल पूरे कर रहा हूं सर।
इन 30 सालों में बहुत कुछ देखा है सर मैंने। हजारों फाइलें मेरी आंखों के नीचे से गुजरी हैं सर। कई केस सुलझाए हैं सर मैंने, कुछ गलतियां भी की हैं सर, लेकिन इस लड़की को लेके सर मेरे मन में कोई शंका नहीं। कोई शंका नहीं? नहीं सर। और जीत अवकाश बनती थी, जले ले। थैंक यू सर। हेड कांस्टेबल आप्टे ने उस लड़की को उसके घर तक पहुंचाने का बीड़ा तो उठा लिया था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। पुलिस इस केस की फाइल को बंद कर चुकी थी और अब कानूनन आप्टे की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उसे उसके घर तक पहुंचाते। हेड कांस्टेबल आप्टे अब इस मासूम के लिए जो भी कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के एहसास की वजह से। अरे दामोदर भाऊ, कसा आहेस? अच्छा हूं। नमस्कार वहिनी. नमस्कार. ये शंकर भाऊ है, थाने पुलिस में हेड कांस्टेबल। पुलिस एकेडमी के दिनों से जानते हैं हम दोनों एक दूसरे को। तो ये गोदावरी है? हाँ। भाऊ, मेरे से जितना हो सकता था उतना मैंने पता किया है। नवीन टेलर के 3 जगह पे पता मिला है ठाणे शहर में। ये देख, एक राघोड़ी में, दूसरा घोड़बंदर रोड पे और तीसरा मसूड़ी लेक। अगर मुझे और कुछ पता मिलेगा तो मुझे जरूर फोन करके बताऊंगा. धन्यवाद शंकर भाऊ. अरे कसला धन्यवाद. चल पहिली येतो. रवि, सॉरी 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 भाई साहब, ये आपको कुछ और समझ बैठी. सॉरी. क्या आपकी दुकान का लेबल है? हाँ, ये तो मेरी ही दुकान का लेबल है. आप पहचानते हैं इनको? हाँ, इन्हें तो मैं जानता हूँ. आप वो आरती मैडम के साथ आती थी ना? आरती? आरती नाम की दोस्त है कोई मैडम? नहीं. देखिए, आरती का एड्रेस होगा आपके पास? देखना पड़ेगा, शायद हो. देखिए, हम लोग काफी दूर से आए हैं और ये मुसीबत की हमारी लड़की है. आरती अगर आपके पास आए तो आप प्लीज उनका एड्रेस नोट कर लेना. आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे फोन करके बताइए. कहाँ सर, सारे रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे. कहाँ इतना टाइम है? पुलिस, एक मिनट जरा बिल रुक दीजिए. एक मिनट साहब, एक मिनट. हाँ सर, पता मिल गया. B603 नीलकंठ अपार्टमेंट, घोड़बंदर रोड, ठाणे वेस्ट. थैंक यू वेरी मच. आप मैं और रवि इसी फ्लैट में रहते थे. अरे कृष्णा, तू ठाणे वापस कब आई? और इतने महीने हो गए, फोन भी नहीं किया. नमस्कार. नमस्ते. मैं हेड कांस्टेबल दामोदर आप्टे. ये मेरी पत्नी सुधा है. हम लोग अंदर आ सकते हैं कुछ देर के लिए? जी जरूर. आप तुम्हारा नाम कृष्णा चौहान है और तुम्हारे पति का नाम रवि चौहान. मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो तुमने मुझे बताया था. लगभग 3 साल हुए तुम्हारी शादी को हुए. तुम पुणे से हो और रवि नासिक से. रवि नासिक से? जी हाँ, रवि के परिवार वाले नासिक से हैं. गोदावरी नासिक से निकलती है और कोपर गांव गोदावरी से 80 किलोमीटर नीचे आता. मैं 50 किलोमीटर के आगे भी देखना चाहिए था. तुम लोग कॉलेज में मिले और फिर तुम लोगों में प्यार हो गया. तुम लोगों ने बिना घर वालों से बताए हुए शादी कर ली. दोनों के घर वाले खुश नहीं थे. फिर रवि को ठाणे में नौकरी मिली और लगभग 1.5 साल पहले तुम सामने वाले फ्लैट में रहने के लिए आ गए. फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती हुई और यहाँ आने के 3 महीने बाद
तुमने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और उन दिनों रवि से तुम्हारे बहुत झगड़े हो रहे थे। तुमने सोचा कि बच्चा हो जाएगा, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माफ कर देंगे और एक दिन अचानक तुमने आके हमें ये बताया कि तुम रवि के साथ अगले हफ्ते नासिक में शिफ्ट कर रही हो क्योंकि रवि की नौकरी वहां लग गई थी। और तुमने ये भी बताया कि रवि के घर वालों ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। बस वो दिन था और आज का ये दिन है। ये कृष्णा की कलाई पे जो घाव हैं, ये पहले भी थे क्या? जी नहीं, मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। अच्छा, रवि जहाँ नासिक में रहता है उसका एड्रेस है आपके पास? या थाने में जहाँ जॉब करता था उस ऑफिस का नाम पता कुछ भी? सॉरी, इन दोनों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रवि और कृष्णा किराएदार थे तो उनके फ्लैट के लीज के पेपर में उनका परमानेंट एड्रेस जरूर हो सकता है। उनके मकान मालिक को मैं जानती हूँ, शायद उनके पास लीज की पुरानी कॉपी हो। थैंक यू वेरी मच। ये पेपर सर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ये कौन से थाने के अंडर आता है? सतपुर थाना। अच्छा, वहां कृष्णा चौहान की लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई थी इन्होंने? ओके, बस अब एक बार रवि चौहान के पते की पुष्टि करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मेरा मोबाइल नंबर अब तो रहेगा ना तेरे पास? जब भी मन करे मुझे फोन कर लेना। और हाँ, मुझे और भी जितना कुछ याद आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। 2 घंटे बाद कोपरगांव की बस आएगी, मैं उसी से चली जाऊंगी। तू भी साथ चल देती। मेरे मन में जो शक था वो दूर हो गया। खैर, आप कृष्णा को लेके नासिक चले जाइए, मैं आपका घर पर इंतजार करूंगी। और तू अकेली कैसे जाएगी? आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन्हें बस में बैठा दूंगी। कृष्णा, कृष्णा। रवि चौहान? जी हाँ। इसे सिर्फ तुम याद हो और कोई नहीं। कृष्णा, तुम्हारे अलावा कृष्णा के लिए ये सब लोग अनजान हैं। बीती हुई जिंदगी की बहुत कम बातें याद हैं इसे। कुछ 2 महीने पहले इसे अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई पहला नाम याद आया तो वो तुम्हारा था। जी, ये मेरी माँ है, ये पिताजी, मेरे चाचा चाची। बाकी मैं चाहता हूं कि कृष्णा खुद बताए कि यहां तक कैसे पहुंचे। उसके बाद मेरे कुछ सवाल होंगे। पुलिस केस की फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी है। जैसा आप ठीक समझे। मैं और कृष्णा अप्रैल 2008 में नासिक आए थे। मेरी यहाँ अच्छी नौकरी भी लग गई थी, परिवार साथ में था, तो मुझे लगा कि कृष्णा की भी अच्छी देखभाल हो जाएगी। लेकिन कृष्णा को हमेशा से डिप्रेशन की बीमारी रही है। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में तो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। एक दिन जब हम बाजार से घर लौटे तो देखा कृष्णा ने अपनी कलाई काट रखी थी।
कृष्णा! हमने तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। भगवान का आशीर्वाद था कि सही सलामत बच गए कृष्णा। वो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था सर, जब कृष्णा का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। बच्चा खो देने के बाद कृष्णा बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि हमसे बात तक करनी छोड़ दी थी इसने। डिलीवरी के 1 महीने के बाद कृष्णा को लेकर हम पिकनिक के लिए गोदावरी की तरफ गए। सोचा शायद इसका मूड कुछ बदल जाए। मुझे आज भी याद है सर, हम सब आसपास ही बैठे थे। मैंने माँ से पूछा कृष्णा कहाँ है। माँ बोली कृष्णा कार में से चाय की थर्मोस लाने गई है। मैंने कहा माँ चाबी तो मेरे पास है। तो माँ ने कहा कि देख कृष्णा यहीं कहीं आसपास होगी, बुला ले उसे। तो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो आसपास कहीं नहीं थी। ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर और चले तो देखा कि कृष्णा एक ब्रिज के पास अकेली खड़ी है। मैं देखते ही बहुत घबरा गया था। मुझे पता चल गया था कि ये कुछ करने वाली है। उसे पुकारता, जाके रोकता। कृष्णा तब तक बहती नदी में कूद चुकी थी। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी की। कृष्णा के माता पिता को भी खबर की। वो नासिक पहुंच गए। पुलिस ने अगले 2 दिन तक नदी में कई गोतामार लगाए और कृष्णा का कोई पता नहीं लगा। और 2 महीने बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। और हमने यही सोचा कि बच्चे के साथ साथ हम कृष्णा को भी खो बैठे। आज भगवान ने हमारी सुन ली। हमें हमारी बेटी वापस मिल गई। मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हुई, प्लीज माफ कर दीजिए। दामोदर आपटे कृष्णा को उसके परिजनों तक पहुंचाने में सफल रहे। उन्होंने कृष्णा को उसकी खोई हुई पहचान फिर से लौटा दी। ऐसा लगा एक बेसहारा लड़की को फिर से जीने का सहारा मिल गया है। लेकिन कहीं दामोदर आपटे ने कृष्णा की मदद करने के जज्बे में कोई भूल तो नहीं कर दी थी? या हेड कांस्टेबल आपटे हर गवाह, हर सबूत को ठीक से परख पाए थे? केस से दूरी बनने के बाद जब दामोदर आपटे ने केस का निष्पक्ष विश्लेषण किया तो कुछ नए ही सुराग उनके सामने आने लगे। कृष्णा, क्या हुआ? रात को कौन सा काम याद आ गया आपको? कुछ नहीं, तो सो जा, मैं आता हूँ 5 मिनट। क्या हुआ? रात भर आप सोए नहीं? मुझसे गलती हो गई है सुधा। जब तक उस गलती को सुधार नहीं लेता नींद नहीं आएगी मुझे। कैसी गलती? मैं कृष्णा को लेकर भावुक हो गया था सुधा। और 30 साल के करियर में मैंने देखा है, जहां पुलिस वाला भावुक हो जाए बस गलतियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। कृष्णा ठीक तो है ना? वही पता करना है सुधा। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जितनी भी छवियां, जितने भी प्रतिबिंब कृष्णा के दिमाग में आते थे, उनमें से कुछ प्रतिबिंब सिर्फ उसके दिमाग का वहम हो? हो भी सकता है, क्योंकि सिर्फ वही लोग नहीं जिनकी याददाश्त खो चुकी है या जो अपनी याददाश्त खो चुके हैं, बल्कि हम जैसे ठीक ठाक लोग भी जब कभी अपने अतीत के बारे में या अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। डॉक्टर, कृष्णा को साफ साफ याद आया था कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे उस बच्चे को दूध पिलाना याद था डॉक्टर। उसे अपने पाँव में झूला झुलाना याद था। क्या ये सब प्रतिबिंब भी उसके दिमाग का वहम है? उसके दिमाग में जितनी छवियां आई डॉक्टर, वो सब के सब सही प्रमाणित हुई हैं। सिर्फ इस बच्चे से जुड़े प्रतिबिंब हैं जिनका कोई साक्ष्य नहीं मिला। फिर तो बहुत दुविधा है, क्योंकि मैं भी अभी यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू डॉक्टर। हेलो हेलो कृष्णा, बाबा, तो ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा। पर आपने इतनी सुबह सुबह कैसे फोन किया? घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है बेटा। तू तो ठीक है ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बाबा, आपको पता है कल पुणे से मेरे आई बाबा आने वाले हैं मुझसे मिलने के लिए।
सच बाबा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। बस ऐसी बात करने की इच्छा हुई तो मैंने फोन कर लिया बेटा। तो अपना ध्यान रखना, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है बाबा, रखती हूँ। किसका फोन था कृष्णा? बाबा का, ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। ऐसे केसेस में जहां कहानी की एक भी कड़ी दूसरी कड़ियों से ना जुड़ रही हो, वहां कोई एक नई कड़ी भी पूरे केस की दिशा बदलने के लिए काफी होती। हेड कांस्टेबल आप्टे के हाथ भी अब कुछ ऐसी कड़ियां लगी थी जिनसे इस केस की काया पलट होने वाली थी, और इस केस का भयानक सच अब ज्यादा देर नहीं छुपने वाला था। अब तो हद कर दिया आपने। तुमने 15 दिन की छुट्टी से आए हो और अभी तुम्हें 10 दिन की छुट्टी और चाहिए। ये पुलिस स्टेशन है, धर्मशाला? सर, आप अगर मुझे छुट्टी नहीं देंगे, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा सर। ठीक है, दे दो इस्तीफा, लेकिन छुट्टी तो फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर तुमने इस्तीफा दे भी दिया तो मैं तुम्हारी पेंशन रुकवा दूंगा। आप जैसा ठीक समझें सर। थैंक यू सर। सुधा, मेरा मन कहता है कृष्णा खतरे में है। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, ना ही मेरे पास कोई सबूत है, लेकिन मेरे मन की आवाज गलत नहीं हो सकती सुधा। ये क्या करने जा रहे हैं आप? अकेले ये सब कैसे करेंगे? मुझे करना ही होगा सुधा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं अपने ही हाथों उस बच्ची को उन कसाईयों के हाथ सौंप पाया। मुझे जाना ही होगा सुधा। पिछली बार तुमने बताया था कि रवि और कृष्णा के बहुत झगड़े होते थे। तुम्हें पता है झगड़े किस बात को लेकर होते थे? ज्यादातर झगड़े तो पैसों को लेकर होते थे। रवि अक्सर नौकरी छोड़ देता था और कृष्णा के पिता पुणे के बहुत बड़े जोहरी हैं, तो उसे ऐसा लगता था कि उसको आर्थिक सहायता उनसे मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, रवि और कृष्णा जब यहां से गए थे तो तुम्हें याद है कि कृष्णा कितने महीने से प्रेग्नेंट थी? 3 महीने। अप्रैल 2008 चल रहा था। जी हाँ। फरवरी 2009 को वो हमें मिली। अप्रैल 2008 को अगर वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसकी डिलीवरी अक्टूबर 2009 या उससे पहले हुई हो। डिलीवरी के 1 महीने के बाद कृष्णा को लेकर हम पिकनिक के लिए गोदावरी की तरफ गए। चलो, इस परिवार का पहला झूठ तो सामने आया। जब इतना कुछ करके देख लिया है तो आज 55 साल की उम्र में कानून भी तोड़ के देख लेता हूं। मैं सतपुर थाने से हेड कांस्टेबल दामोदर आप्टे। हाँ जी, बोलिए सर। पिछले साल अगस्त से अक्टूबर के बीच में कृष्णा चौहान नाम की लड़की आपके हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आई थी। थोड़ा वेट कीजिए, मैं देखता हूं। दामोदर आप्टे ने 3 दिनों तक नासिक शहर के हर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और मैटरनिटी होम से कृष्णा और उसके बच्चे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इससे उन्होंने यही नतीजा निकाला कि हो ना हो कृष्णा की डिलीवरी घर पर किसी दाई के हाथों ही हुई होगी। दामोदर आप्टे नासिक शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस भी गए, जहां उन्हें यह पता चला कि सन 2008 में अगस्त से अक्टूबर के बीच रवि चौहान या उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी शिशु के जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने नहीं आया था। लेकिन उनकी इस जांच ने जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े कर दिए। अगर कृष्णा के बच्चे के ना पैदा होने का और ना ही मृत्यु का कोई सबूत था, तो फिर आखिर रवि चौहान और उसके परिवार वालों ने उस बच्चे के साथ किया क्या? यह सवाल बेहद डरा देने वाला था, जिसने दामोदर आप्टे के होश उड़ा दिए। समय तेजी से बीतता जा रहा था और अब तक उनके हाथ एक भी ठोस सबूत नहीं लगा था। उन्हें कृष्णा की चिंता खाई जा रही थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अब तक जो कुछ भी पता चला है वो उन्हें कृष्णा को साफ साफ बता देना चाहिए। मेरे साथ चल कृष्णा, चल। बाबा आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। तेरा ये परिवार झूठ बोल रहा है तुझसे बेटा। देखिए, आप मेरे से बुजुर्ग हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप यहाँ उसको लेकर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त आप मेरे घर से निकल जाइए। कृष्णा को लेने आया हूँ मैं और लेके जाऊंगा ऐसे यहाँ से। चल बेटा। मेरे बेटे को तेरा चाहते हो, उसे दिल्ली में
तूने नदी से कूद के आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की थी। इन लोगों ने धक्का दिया। आप मेरे घर से निकलेंगे या मैं लोकल पुलिस को फोन करूं? इनको पता नहीं है कि 2 चाय करेंगे। चले निकले मेरे घर से, इसके लिए आपको मैं जेल भिजवा सकता हूं। बेटा अपनी माँ बाप पे भरोसा है तुझे, है ना? हाँ बाबा। तू मेरे साथ चल, मार देंगे तुझे लोग। चल मेरे साथ। पुलिस को फोन कीजिए। सुनिए बाबा, मेरी बात सुनिए। आप ही ने तो कहा था, जो पहला नाम मुझे याद आया था वो मेरे पति का नाम था। हाँ, फिर मैं कैसे मान लूं? बाबा मेरी कुछ अभी तो बीमार है बेटा, इलाज की जरूरत है तुझे। मेरे साथ चल, ये लोग मार देंगे तुझे। मेरे साथ चल कृष्णा। मेरी बात सुनो, तुमसे गलती हुई है। उस लड़की को नासिक में ही लाया था, उसकी जान को खतरा है। नहीं, मेरी बात सुनो। क्या आपटे जी, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? सर आप प्लीज मेरी बात मानिए। कृष्णा की जान को खतरा है सर। मेरे पूछे सवाल उसके दिमाग में घर कर गए होंगे सर। इस हालत में उसके घर वालों से जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। हाँ सर, मुझे भी यकीन है इनकी बातों पर। ठीक है, चलो जीप निकालो, आइए। सुनिए, ये चौहान फैमिली कहाँ गई है? वो तो सुबह सुबह निकल चुके हैं गाड़ी में बैठ के अपने परिवार के साथ। गाड़ी में? कहाँ? वो लोग पंचगनी गए। वहाँ का कोई पता है आपके पास? नहीं, वो तो नहीं है। गाड़ी का कोई नंबर, रंग वगैरह? हाँ, मुझे कैसा ठीक लग रहा है? थक गए बहुत। हाँ रख दो। कुछ चाय वाय हो जाए? हाँ बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। बहुत थक गए। मैं देखती हूँ। एक मिनट, ये चौहान फार्म हाउस को डाल। नासिक का फैमिली है, रवि चौहान उसका नाम है। चल चल तो। कृष्णा ठीक है ना? बाबा, आप सच कह रहे थे बाबा। मैं सच में कृष्णा से प्यार करता था, लेकिन शादी के वक्त मैंने सोचा कि अगर मैं कृष्णा से शादी कर लूं तो उसके बाद उसका परिवार मुझे अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा। लेकिन उन लोगों ने तो उसे बिल्कुल बेदखल ही कर दिया। मैंने यहाँ वहाँ नौकरी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं जमा नहीं। कुछ दिनों बाद कृष्णा प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे रोज रोज झगड़े होते थे और अक्सर हम पैसे लेके झगड़ते थे। मैं जब नासिक आया तो कृष्णा और मैं शहर से बहुत दूर किराए के एक फ्लैट में रहने लगे। मेरे घर वालों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने कृष्णा से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, कि हमें दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। अब कृष्णा को पता चल गया था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। रोज झगड़े होते थे, वो मुझ पर चिल्लाती थी, धमकाती थी मुझे रोज रोज कि देखो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। रोज ये सब चलता था। और फिर कुछ दिनों बाद एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि कृष्णा ने अपनी कलाई काट रखी थी। मैंने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, लेकिन मैं कृष्णा से
पूरी तरह से तंग आ चुका था। मैंने तभी सोच लिया था कि इस बार तो तू बच गई, लेकिन अगली बार तू बच नहीं पाएगी। तो मैंने तभी घर वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि हम कृष्णा को खत्म कर देंगे। फिर कुछ दिनों बाद हम एक पिकनिक पर गए और फिर मैंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। मैंने कृष्णा की चाय में बेहोश करने वाली दवा मिला दी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। हाँ, उसके बाद दामोदर अपटे जैसा पुलिस वाला कृष्णा को मिल गया। अच्छा ही हुआ कि मेरी याददाश्त चली गई। ऐसे लोगों को कौन याद रखना चाहेगा। बाबा, मुझे इनसे दूर ले चलिए बाबा, दूर ले जाइए मुझे इनसे, दूर ले जाइए मुझे। आज से तुम हमारी बेटी हो, हमारे साथ रहोगी, हमारे घर में। अंत में जब सच्चाई सामने आई तो दहेज की वही दास्तान सुनाई दी जो अब तक हमारे देश में ना जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर चुकी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 77 मिनटों में दहेज उत्पीड़न के कारण एक महिला की मौत हो जाती है और सालाना तकरीबन 8000 महिलाएं इस कुप्रथा की बलि चढ़ा दी जाती है। याद रखिए, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A, 304B और 406 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। लेकिन यह मामला प्रत्यक्ष रूप से दहेज का नहीं था, इसलिए आईपीसी की धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा चला और रवि, उसके माता पिता और उसके चाचा चाची को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। यह केस और भी कई कारणों से अनूठा था। इस केस में असली संघर्ष यह साबित करने का था कि कोई अपराध हुआ भी है या नहीं, और यह केवल 55 वर्षीय हेड कांस्टेबल दामोदर आपटे के दृढ़ निश्चय और फर्ज के प्रति ईमानदारी की वजह से ही हुआ कि सच्चाई सामने आई और एक मासूम को इंसाफ मिला। दामोदर आपटे को सावधान इंडिया का सलाम। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान